हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आयु के बेहोश होने पर मंथन उसे हॉस्पिटल लेकर गया। आरव भी उनके पीछे गया था। वो आयु से मिलना चाहता था, लेकिन साक्षी ने इनडायरेक्टली उसे आयु से दूर रहने को कहा था। आरव को उसकी बात बहुत बुरी लगी। मजबूरी में आरव को वहां से जाना पड़ा। आरव गुस्से में बार पहुंचा और ढेर सारी ड्रिंक कर ली थी। आरव घर जाने को तैयार नहीं था। ड्राइवर ने आरव को समझा बुझाकर गाड़ी में बिठाया और गौरवी जी के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर ड्राइवर आरव को लेकर अंदर गया, जहां वो उनका इंतजार कर रही थीं। आरव को उस हालत में अकेला देखकर वो चौंक गईं और तेजी से उसकी ओर बढ़ीं। क्या हुआ आरव और आयु? गौरवी जी ने घबराकर पूछा। क्या तुमने शराब पी रखी है? बस यही देखना बाकी रह गया था। और आयु कहाँ है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, शायद अपने बॉयफ्रेंड के घर पर। उसकी बात सुनकर आरव ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें भी पता चल गया? देखा दादी, आपकी बहू के प्यार के चर्चे हो रहे हैं। गौरवी जी ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में ड्राइवर से कहा, तुम जाओ और सुबह अपनी ड्यूटी पर आ जाना। मैं आरव को संभाल लूंगी। मैम, अगर कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज कॉल कर दीजिएगा। ड्राइवर बोला। गौरवी जी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे और आरव के बीच जो भी बातें हुई वो तुम किसी से नहीं कहोगे। इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ, है ना? ड्राइवर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन लग रहा है कि आरव सर आज कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, आप उनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ड्राइवर के जाने के बाद गौरवी जी आरव को लेकर उसके कमरे में लेकर गईं। तुमसे तो मैं सुबह ही बात करूंगी, इतनी पी कर आए हो, गौरवी जी गुस्से में बोली। आरव को बिस्तर पर लेटाकर जाने लगी तो आरव ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। आरव ने धीमी मदहोश आवाज में कहा, क्या अब आप भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी दादी? आरव के ड्रिंक करने की वजह से गौरवी जी का पारा अच्छा खासा चढ़ गया था। उन्होंने आरव को उंगली दिखाते हुए कहा, देख आरव, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुमसे बात करने का। तुम इस तरह शराब पीकर कैसे आ सकते हो? क्या तुमने एक बार भी आयु और मेरे बारे में नहीं सोचा? आरव उठकर बैठते हुए बोला, मैं ही सबके बारे में क्यों सोचूं? कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? और आपकी वो आयु मजाक मजाक में कुछ भी बोल जाती है। मैं उसे आपकी वजह से कुछ नहीं कहता, वरना कोई और होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। उसे लगता है मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ दादी? गौरवी जी ने गहरी सांस ली। आरव दुखी लग रहा था तो वो वहां से जाने के बजाय आरव के पास बैठते हुए बोली, तुम बुरे नहीं हो बच्चे, लेकिन आजकल लोग हर चीज का दिखावा करते हैं, यहाँ तक कि अच्छाई का भी। तो क्या मैं भी दिखावा करूं तो अच्छा बन जाऊंगा? आरव ने मासूमियत से जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर कहा। गौरवी जी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा लग रहा है तुम फिर से वही छोटे आरव बन गए हो, जो हर छोटी छोटी बात पूछता रहता था। आरव ने तुरंत गौरवी जी की गोद में सिर रखकर कहा, मुझे बड़ा नहीं होना था दादी। पता है, आयु ने मुझे मेरे मॉम डैड जैसा बताया। क्या मैं उनके जैसा हूँ दादी? बिल्कुल भी नहीं, और तुम कभी हो भी नहीं सकते। तुम आरव गौरवी खुराना हो, ना कि आरव अनुराग खुराना। गौरवी जी उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली। आरव ने पूछा, क्या मैं एमसीपी हूँ, अनुराग खुराना की तरह? नहीं, आयु तुम्हें नहीं जानती और न ही अनुराग और छवि के बारे में। गौरवी जी उसे समझाने लगी। आरव ने सिर उठाकर गौरवी जी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है कि वो ना जाने, वरना फिर से मुझे जज करने लग जाएगी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी, जब मुझे कोई जज करता है, भले ही लोग मुझे कुछ भी कहें, हार्टलेस, इमोशनलेस, यहाँ तक कि कैरेक्टरलेस भी। मैं जानता हूँ कि मेरी सच्चाई क्या है। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पर उसकी बातें सीधे यहाँ लगती हैं। आरव ने अपने सीने पर उंगली रखकर कहा। गौरवी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने कहा, तो क्या तुम्हें इस बात का इतना बुरा लगा कि तुम इतना पीकर आ गए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरव। आरव जल्दी से उठकर बैठा और बोला, नहीं दादी, ये वजह नहीं थी। मैंने इसलिए पी थी ताकि मैं आपका सामना कर सकूं। आज मुझसे एक गलती हो गई थी। गौरवी जी ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, ऐसी कौन सी गलती हो गई मेरे बच्चे से जो मुझे नहीं पता? आपको नहीं पता कि आज आयु बीमार है? शायद वो ऑफिस में मुझसे छुट्टी मांगने मेरे केबिन में आई थी, लेकिन उस समय मैं और माहिरा इतने करीब थे कि वो हमें देखकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई और किसी से कुछ नहीं कहा।
शाम को जब मैं उससे मिलने गया तो वो बेहोश हो गई। मंथन ने मुझे उसके करीब भी नहीं आने दिया और खुद ही उसे हॉस्पिटल ले गया। साक्षी ने तो मिलने तक नहीं दिया, बोलती है मैं उससे दूर रहूं, उसमें ही उसकी भलाई है। उसने कहा कि अब आयु उसके साथ ही रहेगी। मुझे भी उसके साथ रहना है दादी, आरव ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। गौरवी जी ने आगे पूछा, और तुम्हें उसके साथ क्यों रहना है? क्या वो तुम्हारे दिल में बस गई है? दिल में बस जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे पास तो दिल ही नहीं है। वो मेरे दिमाग में बस गई है दादी। मैं दिन भर बस उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा दादी, आरव ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। गौरवी जी को सुकून सा महसूस हुआ। उन्होंने आरव उठते हुए कहा, चलो इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी तुम आराम करो, तुम्हारी हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। गौरवी जी कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि आरव ने गंभीर आवाज में कहा, दादी आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? आयु भी चली गई है, अब आप भी। गौरवी जी ने पलट कर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही आरव, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इतना कहकर वो फिर से आरव के पास आकर बैठ गई थी। आरव गौरवी जी की गोद में सिर रखकर सो गया। गौरवी जी आरव के सिर पर हल्के हल्के हाथ घुमा रही थी। आरव को जल्दी ही नींद आ गई। गौरवी जी मन में कहा, कितना परेशान है मेरा बच्चा, और हर बार की तरह मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। जिंदगी में कभी भी इसे प्यार नहीं मिला, पहले अपने खुद के माँ बाप का, तो अब माता रानी कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि आयु भी आरव से प्यार करने लगे। मैं जानती हूँ कि मंथन बहुत अच्छा है और ये उसके साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन मेरा आरव पहली बार किसी के लिए इतना सोच रहा है, किसी को सच में अपने दिल में जगह देना चाहता है, तो प्लीज उसका दिल मत टूटने देना। कुछ देर बाद गौरवी जी आरव का सिर तकिए पर लेटाकर अपने कमरे में सोने चली गईं। अगली सुबह लगभग 8 बजे के करीब आयु की आंख खुली तो मंथन उसका हाथ पकड़कर पास में बिस्तर पर सिर रखकर सोया हुआ था। बिल्कुल पागल है ये, रात को घर पर जाकर आराम से सो सकता था, लेकिन नहीं, कितना भी समझा दो मेरे लिए बस परेशान रहता है। कितना फर्क है इसमें और उस आरव में, वो दर्द देते नहीं थकता तो ये संभालते। आयु ने मायूसी से कहा। आरव के बर्ताव ने सच में उसे काफी हर्ट किया था। आयु फीकी मुस्कुराहट के साथ मंथन का चेहरा देख रही थी। इस बीच साक्षी उन्हें चेक करने के लिए अंदर आई। अरे आयु, तुम उठ गई, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? साक्षी ने अंदर घुसते ही पूछा। बस ठीक रहा है दी, आयु ने बुझे स्वर में कहा। तभी साक्षी की नजर मंथन पर गई। वो चेयर पर बैठा हुआ था और उसका सिर बेड पर था। मंथन ऐसे ही सो गया था। मैंने इसे समझाया था रूम बुक करके उसमें सो जाएं, या अलग बेड भी था। बिल्कुल पागल है ये लड़का, साक्षी बोली। आयु ने जवाब में कहा, वही मैं सोच रही थी, क्या जरूरत थी मेरे लिए इतना परेशान होने की? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती हो ना, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी तब तक ये चैन की सांस नहीं लेगा। यही वजह है कि मैं मंथन से इतना प्यार करती हूँ दी। ये अपने वादे पर हमेशा कायम रहता है, ना कि किसी और की तरह जो दिन में 50 बार बोलते हैं कि खैर छोड़िए। आयु ने कड़वाहट से कहा। हालांकि उसने अपनी बात बीच में अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी साक्षी समझ गई थी। साक्षी ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम आरुफ की बात कर रही हो ना आयु? हम उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं दी? उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, आयु ने जवाब दिया। आयु की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि आरव को लेकर वो कितना ज्यादा दुखी हो रही थी, और इसकी एक वजह ये भी थी कि वो उसका हालचाल पूछने तक नहीं आया था। साक्षी ने तुरंत इसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, अब ऐसा तो मत बोलो, आरव आया था यहाँ पर, लेकिन मैंने उसे मिलने नहीं दिया। तुम्हारी बेहोश होने की वजह से मंथन काफी अपसेट था। मैं नहीं चाहती थी कि वो गुस्से में आरव के साथ बदतमीजी करे। बाकी मुझे भी यही ठीक लगा कि एक बार आरव तुमसे ना मिले तो ज्यादा सही रहेगा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही किया आपने, चलिए अब मंथन को जगाइए, वो भी मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। आयु ने इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर दिया था। वो आरव के बारे में सोचकर खुद को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं साक्षी ने भी यही सही समझा। आयु के कहने पर साक्षी ने जैसे ही मंथन को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसे तेज बुखार था। आयु, मंथन को बुखार है, लगता है सारी रात ऐसे सोने की वजह से थक गया होगा और उस वजह से बुखार हो गया, साक्षी ने परेशान स्वर में कहा। दीद प्लीज आप इसे सही से लेटाकर मेडिसिन दे दीजिए, मैं डिजायर्स में बात करती हूँ कि आज मंथन छुट्टी पर रहेगा, आयु बोली और अपना मोबाइल देखने लगी। उसकी तबीयत कल रात से काफी बेहतर हो गई थी। साक्षी ने कहा, सिर्फ मंथन ही नहीं, तुम भी ऑफिस नहीं जाओगी, मैंने कल आरव से कह दिया था कि अब तुम कुछ दिन की छुट्टी पर रहोगी। आयु हैरान होकर पूछा, उसने हाँ कह दिया?
हाँ करने का कोई रीजन भी तो नहीं था, साक्षी ने जवाब दिया। हालांकि आयु के लिए ये अच्छी खबर थी कि उसे अब आरव का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। आयु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो तो खुशी होगा कि उसे मैं देखने को नहीं मिलूंगी। प्लीज आप मंथन को संभाल लीजिए। इतना कहकर आयु जल्दी से बाथरूम में जाने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दिल इस तरह आरव की तरफ खिंचा चला जाएगा। वहीं साक्षी ने मंथन को जगाकर उसका चेकअप किया और फिर उन्हें घर लेकर गई। दूसरी तरफ डिजायर्स में माहिरा आरव के केबिन के बाहर चक्कर लगा रही थी। दोपहर के 11 बज रहे थे, लेकिन आरव अभी तक ऑफिस नहीं आया था। माहिरा मन में बोली, आरव अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वो आयु का ख्याल तो नहीं रख रहा? वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। अगर आरव को उससे प्यार हो गया तो मेरा क्या होगा? माहिरा अपनी उधेड़-बुन में खोई हुई थी कि तभी आरव ऑफिस आया। आरव को ऑफिस आता देख युवानी दौड़कर उसके पीछे आई। युवानी ने सधे हुए अंदाज कहा, गुड मॉर्निंग आरव सर, गौरवी मैम का कॉल आया था कि आज आप लेट आएंगे। माहिरा ने आरव की तरफ घूर कर देखा और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, दादी मुझे भी तो कॉल कर सकती थी, लेकिन नहीं, और इस युवानी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। माहिरा को वहां देखकर आरव समझ गया था उसे आरव से बात करनी होगी। इस वक्त उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था। आरव ने माहिरा को इग्नोर किया और युवानी से बोला, युवानी, आज का जो भी काम है वो शेड्यूल करके मेरे केबिन में ले आओ और मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जब तक कोई जरूरी काम ना हो मेरे केबिन में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, मेरा मतलब कोई भी नहीं। युवानी ने कहा, ओके सर, मैं ऑफिस में सबको बता दूंगी। आप चलिए, मैं आपके लिए कॉफी और फाइल्स लेकर आती हूँ। आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, कुछ देर बाद में भिजवा देना, आरव बोला और अपने केबिन में जाने लगा। माहिरा ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आरव ने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माहिरा ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, एक ही रात में इसे क्या हो गया? कल तो जरूर कुछ हुआ होगा। मुझे उस मॉडल से जाकर बात करनी होगी। वैसे वो भी आज नहीं दिख रही है। माहिरा आयु को ढूंढते हुए शूटिंग एरिया में जाने लगी। इस बीच युवानी कॉफी के साथ आरव के केबिन में गई। आरव, युवानी कहाँ है? आरव ने उसे देखते ही पूछा। युवानी ने कहा, सर वो शायद सेकंड फ्लोर पर गई है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन अभी लिफ्ट में मीशा मिली थी, उसने बताया था। जरूर वो आयु से मिलने गई होगी और वहां जाकर फिर से उससे बहस करेगी। ओ गॉड, मैं इसका क्या करूं? आरव सिर पकड़कर बोला। तभी युवानी ने कहा, लेकिन आरव सर, आज तो आयु मैम छुट्टी पर हैं। कल वो ऑफिस में बेहोश हो गई थी, शायद आप भूल रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखकर हल्की मायूसी से कहा, हाँ, वो कितने दिन बाद आएगी? पता नहीं सर, मंथन सर भी छुट्टी पर हैं, युवानी ने बताया। जैसे ही आरव ने मंथन के भी ऑफिस न आने की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके यही लग रहा था आयु और मंथन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। उन दोनों को साथ होने का सोचकर ही उसका दम घुटने लगा था और आरव अपनी टाई लूज करने लगा। मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? आरव ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा। खुद के इमोशन से सिर्फ आरव ही नहीं, आयु भी लड़ रही थी, जो इस वक्त मंथन के साथ होकर भी न जाने क्यों आरव ने उलझी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आयु की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑफिस नहीं आई थी। आरव ने इस बात को नॉर्मली लिया, लेकिन जब युवानी ने उसे बताया कि मंथन भी आज ऑफिस नहीं आया, तो आरव का चेहरा उतर गया था। उसे लगा मंथन आयु की देखभाल करने के चक्कर में नहीं आया। आरव ने खुद को नॉर्मल किया और बेपरवाह अंदाज में कहा, हाँ, आयु की देखभाल करने के लिए छुट्टी ली होगी। नहीं, मंथन सर भी बीमार है और सर आप भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। युवानी ने आरव का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। वो थका हुआ लग रहा था। आरव ने सिर हिलाकर लो वॉइस में कहा, हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। तुम जाओ और किसी को अंदर मत आने देना, खासकर माही को। युवानी जाते हुए बोली, ओके सर। जाने से पहले युवानी ने एक नज़र आरव के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत शांत नजर आ रहा था। ऊपर से उसने किसी को गुस्सा भी नहीं किया था। युवानी दूसरी तरफ पलटी और मन ही मन कहा, ये आरव सर को क्या हो गया? आज तो उन्होंने गुस्सा भी नहीं किया और इतने अच्छे से बात भी की। लगता है वो सच में बीमार है। भगवान जल्दी से इन्हें ठीक कर दे। युवानी को वहीं रुका हुआ देखकर आरव ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने सकपकाकर जवाब दिया। आरव ने सिर हिलाकर सख्त आवाज में कहा, देन गो, यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? युवानी जल्दी से वहाँ से निकल गई। वहीं जब माहिरा आयु से मिलने गई तो उसे पता चला कि आयु और मंथन दोनों ही 3 दिन की छुट्टी पर हैं।
आयु ऑफिस नहीं आई थी, ये सुनकर उसे मन ही मन बहुत सुकून मिला। माहिरा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आरव के करीब जाने का यही मौका है। अगर वो कुछ दिन आयु से दूर रहेगा तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। आरव उस आयु को देखकर बहुत चिढ़ जाता है। जो भी हो, अब आरव का मूड ठीक रहेगा तो मैं उससे हमारी शादी के बारे में बात कर सकती हूँ। माहिरा ने आरव को मनाने का सोचा। ये सोचकर वो सीधा उसके कैबिन में पहुंची, लेकिन ऊपर जाने पर युवानी ने उसे अंदर जाने से रोक लिया था। ये आरव का ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि उसके कैबिन में किसी को ना आने दिया जाए। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, माहिरा गुस्से में चीढ़ कर बोली और फिर अपने वर्किंग स्पेस में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ गौरवी जी को आयु के बीमार होने की न्यूज़ मिल चुकी थी। वो आयु से मिलने के लिए मंथन के घर जा रही थी। तो वहीं मंथन के घर पर दोपहर के करीब आयु की नींद टूटी। उसने खुद का टेम्परेचर चेक किया तो वो नॉर्मल था। एक बार मंथन को भी चेक कर लेती हूँ, आयु ने खुद से कहा और फिर मंथन के कमरे में गई। मंथन अभी भी सो रहा था। नींद में ही आयु ने उसका टेम्परेचर चेक किया। बुखार तो नहीं है, आयु ने कहा। फिर ये अभी तक क्यों सो रहा है? शायद पूरी रात जागने की वजह से थक गया होगा। मैं इसके लिए सूप और कुछ हल्का खाना बना देती हूँ, बाद में जगा दूंगी। अगर ये उठ गया तो मुझे कुछ नहीं करने देगा। आयु खुद से बातें करती हुई रसोई में आई। वहां उसने मंथन और खुद के लिए सूप और नूडल्स बनाए थे। चलो बन गया, आयु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। अब मंथन को जगा देती हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया उसने भी। आयु को इसी तरह सिंपल लाइफ बिताना पसंद था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो अब छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अपने और मंथन के लिए खाना बनाने के बाद आयु मंथन को जगाने के लिए उसके कमरे में आई, लेकिन मंथन वहां पर नहीं था। मंथन, मंथन कहाँ हो तुम? आयु चिल्लाई। आयु नहा रहा था यार, मंथन ने बाथरूम के अंदर से कहा। मैं उठा तो तुम रसोई में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ। और ये बात दीदी को पता चली तो पता है ना कितना गुस्सा करेगी वो। आयु ने कहा, तुम्हें बुखार था और तुम ठंडे पानी से नहा रहे थे। नॉट गुड मंथन, आने दो दीदी को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। अच्छा, मेरी शिकायत लगाओगी? मंथन ने बाहर आकर कहा। और खुद मैडम क्या कर रही थी किचन में? बीमार होने पर नूडल्स कौन बनाकर खाता है आयु? तुम्हें कैसे पता चला? आयु ने आंखें बड़ी करके पूछा। उठते ही तुम्हें देखने के लिए गया था, तुम खुश लग रही थी इसीलिए रोका। तुम्हारा जो दिल करे वो करो, इतने दिनों बाद तुम यहाँ वापस आई हो। वैसे थैंक्स आयु, जो तुमने कुछ खाने के लिए बना लिया। यू डोंट नो, पर मुझे बहुत भूख लगी थी, रात को भी कुछ नहीं खाया था। पता था मुझे, तभी ये बनाई, आयु ने जवाब दिया। वो किचन में खाना लाने जा ही रही थी कि मंथन ने उसे अपने करीब खींच लिया। पहली बार आयु को मंथन का टच अजीब लगा। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो ना मंथन, टिया आ जाएगी। ठीक है, पर तुम रहने दो, खाना मैं लगाता हूँ, मंथन बोला। तभी उसे अचानक टिया की याद आई, तो उसने तुरंत पूछा, टिया कहाँ है? घर पर दिख नहीं रही। टिया पास वाले पारस के घर पर है, तुम खाना सर्व करो, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे, आयु बोली और बाहर जाने लगी। जल्दी आना, मंथन ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा। वहाँ खड़े होकर मेहता आंटी के बहुओं की बहस एंजॉय करने मत लग जाना। वो आयु के वापस आने से काफी खुश था। आयु ने हंसते हुए जवाब में कहा, क्या करूं, वो दोनों जब झगड़ती हैं तो कोई भी खड़ा होकर एंजॉय करने लगे। एंड डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आयु टिया को लेने के लिए उनके पड़ोसे मेहताज के घर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पास वाली मेहता आंटी टिया के साथ खड़ी थी। मिसेस मेहता ने आयु को घूर कर देखा और कहा, तुम अभी भी यहीं रहती हो? मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था, तुम्हारी तो उस आरव खुराना से शादी हुई थी ना? फिर शादी के बाद एक गैर मर्द के साथ क्या कर रही हो? साक्षी भी बाहर है। आयु को इसी बात का डर था, लोगों की नजरों में वो आरव की पत्नी थी। ऐसे में वो मंथन के साथ उसके घर रहने आई तो सब उसे ही जज करने वाले थे। ऐसा भी नहीं था, आयु खुद को घर में बंद करके रख सकती थी। आयु ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, अब इनके सवालों का भी जवाब दो, सब उस आरव की वजह से हो रहा है। आयु ने टिया का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी पीछे से मिसेस मेहता ने उसे सुनाते हुए कहा, इस जैसी लड़की से कोई लड़का शादी कर भी कैसे सकता है, जो शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी?
आरव अच्छे परिवार है, उन्हें कौन नहीं जानता। जरूर उसने इसकी हरकतें देखकर इसे घर से निकाल दिया होगा। आयु का मन किया कि वो मिसेस मेहता का गला दबा दे, पर उसने कुछ नहीं कहा और अंदर आ जाने लगी। उनके घर के अंदर कदम रखते ही टिया ने आयु को रोकते हुए कहा, मामी, आपको बुरा लगा ना? मैं मामू को बोलती हूँ, वो जाकर मेहता आंटी की खबर लेंगे। कोई बात नहीं, हम इग्नोर करते हैं। तुम मंथन और साक्षी दी से कुछ नहीं कहोगी, आयु बोली और अपना हाथ टिया के सामने किया। पर मामी, टिया उसे किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करता चाहती थी, पर आयु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रख दिया। आयु टिया के साथ अंदर पहुंची तो मंथन उनका वेट कर रही थी। आयु उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वे लोग खाना खा रहे थे। उधर दूसरी तरफ गौरवी जी आयु से मिलने मंथन के घर पहुंच चुकी थी। अचानक उनके घर की डोरबेल बजी। इस टाइम पर कौन आया होगा? आयु ने हैरानी से पूछा। आयु, दोपहर के 1 बज रहे हैं, ना कि रात के, तो कोई भी आ सकता है। मंथन ने सिर हिलाकर कहा। साक्षी दी आई होगी, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ, आप दोनों बैठे रहो, टिया ने कहा। उन दोनों के कुछ कहने से पहले टिया दौड़कर दरवाजा खोलने चली गई। टिया, बच्चा आराम से, गिर जाओगी, आयु ने पीछे से तेज आवाज में कहा। बहुत दिन बाद तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाया है, मंथन ने आयु को खिलाते हुए कहा। मंथन, टिया है यार, आयु ने कहा। मैं खा लूंगी खुद से, और वैसे भी पता नहीं बाहर कौन आया होगा। साक्षी दी ही होगी, मंथन ने बेपरवाही से कहा। उसके मना करने पर भी मंथन आयु को अपने हाथ से खिला रहा था कि तभी गौरवी जी टिया के साथ अंदर आईं। आयु और मंथन उन्हें देखकर थोड़ा सकपता गए। प्रणाम दादी, सॉरी वो, आयु ने जल्दी से दादी के पैर छूकर कहा। आयु काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि वो मंथन के क्लोज थी थोड़ा। तुम ऐसे एम्बैरस फील मत करो, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर गौरवी जी ने कहा। तुम और मंथन पहले से ही साथ थे, आरव भी तो अभी माहिरा के साथ ही रहता है। जब मैं उसे ही मना नहीं कर पाई तो बच्चे तुम्हें कैसे कुछ कह सकती हूँ। आइए ना दादी, बैठिए, मंथन ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। रात को आरव ने बताया कि आयु की तबीयत सही नहीं है। फिर सुबह युवानी से बात हुई तो उसने बताया कि मंथन भी बीमार है। तो बस बच्चों, तुम दोनों की तबीयत पूछने आई थी। कैसे हो दोनों? गौरवी ने कहा। हम ठीक हैं दादी, आप कैसे हो? आयु बोली। मैं भी अच्छी हूँ, गौरवी जी ने कहा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, ऑफिस भी जाना है। आरव को कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन चाहिए थे। जी, आयु ने धीमी आवाज में कहा। गौरवी जी वहां से बहाना बनाकर निकल गई। ना चाहते हुए भी उनकी आंखें नम हो गईं जब उसने आयु और मंथन को एक साथ देखा। आयु ने उनके बनते बिगड़ते भाव देख लिए थे। उनके जाते ही आयु ने उदास होकर कहा, मंथन, आई थिंक दादी को बहुत बुरा लगा है हमें ऐसे एक साथ देखकर। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद वक्त के साथ वो भी समझ जाए कि तुम और आरव सर एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, मंथन ने जवाब दिया। गौरवी जी को उदास देखकर आयु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आयु ने मायूसी से कहा, मंथन, दादी बहुत अच्छी हैं, वो यही चाहती हैं कि मैं आरव के साथ रहूं, लेकिन ट्रस्ट मी, आरव के साथ लाइफ बिताने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो बहुत अजीब है, उसे किसी से प्यार नहीं है, ना ही उसे किसी के इमोशन से फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि वो माहिरा से भी प्यार करता होगा। पहले मुझे भी लगता है, लेकिन जिस तरह वो उसे सपोर्ट करता है तब यही लगता है आरव माहिरा से प्यार करता है तभी उसके साथ है। फिर दूसरे ही पल ये लगता है कि अगर आरव सर माहिरा से प्यार नहीं करते तो वो उसके साथ क्यों है। मंथन ने उलझन भरे स्वर में कहा। एग्जैक्टली, मेरे माइंड में भी यही सब सवाल आते रहते हैं। और आरव अपनी मॉम डैड से इतना चिढ़ता क्यों है? जब भी उनकी बात करो तो गुस्सा हो जाता है। मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? आयु ने पूछा। उसे लगा मंथन को इस बारे में कुछ पता होगा। मैं नहीं जानता, शायद साक्षी दीदी को इस बारे में कुछ पता हो, वो आए तब उनसे पूछ लेना। चलो अब छोड़ो ये सब, अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो मेडिसिन लेकर आराम करो, मैं थोड़ा काम देख लेता हूँ, मंथन ने जवाब दिया। उसे आरव के बारे में डिस्कशन करने का कोई शौक नहीं था। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और अंदर चली गई। वैसे भी आरव के बारे में सोचकर उसका सिर दर्द होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आयु से मिलने के बाद गौरवी जी आरव के पास डिजायर्स के ऑफिस आई, लेकिन आरव मीटिंग में बिजी होने के कारण वो उसके केबिन में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। गौरवी जी ने अपने मन में कहा, काश आयु की लाइफ में मंथन से पहले आरव आया होता, लेकिन अब क्या हो सकता है।
आयु भी आज मंथन के साथ कितनी खुश थी। बीमार होकर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या मेरा और तारा जी का आरव और आयु के रिश्ते को एक मौका देने का आइडिया सही है? अगर आयु मंथन के साथ खुश है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। लेकिन आरव भी तो कहीं ना कहीं आयु से प्यार करने लगा है, भले ही वो कहे ना। कई बार इंसान जो बातें होश में रहकर भी नहीं बोल पाता, वो मदहोश होकर बोल देता है। आरव दिल से ज्यादा दिमाग के फैसलों में यकीन करता है, और उसका ये कहना कि आयु उसके दिमाग में बस गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसे चाहने लगा है। पर पता नहीं कौन सी बंदिशें हैं जो उसे ये सब कहने से रोक रही है। कहीं माहिरा तो उसे फोर्स नहीं कर रही? मन तो करता है उस चुड़ैल का गला दबा दूं। बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह चिपक सी गई है मेरे बच्चे के। गौरवी जी अपनी उधेड़बुन में खोई हुई थी कि तभी आरव मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया। दादी को वहां देखकर आरव समझ गया कि जरूर वो कल रात के बारे में बात करने आई होंगी। मुझे पता था कि कल रात के ड्रामे के बाद आप यहाँ जरूर आएंगी दादी, और ये भी पता है कि आप मुझे डांटेंगे भी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए आरव आगे बोला, चलिए बोलिए, आपको जो भी बोलना है। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कल रात को किससे क्या कहा था। तुम्हें याद नहीं होगा खड़ूस खुराना, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। आप बैठिए तो सही, आपको भी सब कुछ याद दिला दिया जाएगा, गौरवी जी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। उनका चेहरा देखकर आरव को समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो सिर हिलाकर बोला, दादी प्लीज ऐसे मत देखिए, आपको पता है ना कि इंसान नशे में कुछ भी बोल जाता है। हाँ, तुम्हारी इस बात से मैं भी अग्री करती हूँ कि इंसान नशे में कुछ भी बोल जाता है, गौरवी जी ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। फिर वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ आगे बोली, लेकिन अब आपको भी मेरी एक बात पर अग्री करना होगा कि नशे में इंसान वही बोलता है जो उसके दिल में चल रहा होता है। पर मेरे पास तो दिल है ही नहीं, आरव ने कंधे उचकाकर कहा। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, दिल ना सही लेकिन मिस्टर खुराना दिमाग तो है ना, गौरवी जी ने हंसते हुए कहा। अरे दादी वो, आरव ने उन्हें समझाना चाहा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही गौरवी ने गंभीर आवाज के साथ कहा, संभल कर मिस्टर खुराना, कोई आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा है। गौरवी जी की बातों से आरव को इतना तो समझ आ गया था, वो कल रात की बात कर रही है जहां आरव ने गलती से वो अपनी दिल की बात बोल बैठा। बना